अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर बहुत सारे मोड़ ऐसे आए जहां पाकिस्तान में सियासी मामलात को सीधे रुख पर रखने में अदलिया एक अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन अदलिया हर मौके के ऊपर वो एक जजेस और जनरल्स का गठजोड़ होता रहा। पाकिस्तान की पूरी तारीख में वो जजेस और जनरल्स का जो गठजोड़ था वो मार्शल्लाओं को जायज़ करार देता था, वज़ीर आज़म को फांसी पे चढ़ा देता था, वज़ीर आज़म को नाअहल कर देता था, कैद कर देता था, और वो आइन जो था वो पसे पुश चला जाता था। कानून भी उसकी वो तशरीह होती थी जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को भी पसंद आती थी, और जज उसके ऊपर मोहर भी आसानी से लगा देते थे। लेकिन एक नया दौर पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से शुरू हुआ है, और उस नए दौर का आगाज़ ये है कि इस वक्त जजेस और जनरल्स आमने सामने खड़े हैं। माजी के अंदर ये जो जीम वाला जोड़ है ना, इसमें जजेस भी थे, जनरल्स भी थे और जर्नलिस्ट भी थे, और सारे एक ही रुख के ऊपर, हवा के रुख के ऊपर ज़ोर लगाते थे, और वज़ीर आज़म को गिरा के परे फेंका जाता था, और कोई दूसरा बंदा बोलता भी नहीं था, चूँ चरा भी नहीं थी होती। लेकिन इस वक्त 6 जजेस ने जो ख़त लिखा, उन्होंने एक वाज़ेह स्टैंड लिया और बाय नेम ऑफिसेज़ आइडेंटिफाई किए आला अहदेदारों के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, और केसेस का हवाला दिया कि इस केस के अंदर ये मामलात हुए। उसके बाद बज़ाहिर तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो जजेस हैं हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार मामलात में, ख़ास तौर पर जो PTI से जुड़े हुए हैं या इमरान खान से जुड़े हुए हैं, उसमें आमने सामने हमें खड़े नज़र आते हैं। जजेस ने जो शिकायत लगाई, किसी का ब्रदर इन लॉ जो था वो ज़बरदस्ती अगवा कर लिया गया, किसी ने कहा कि उसके बेडरूम में कैमरे मिले हैं, किसी ने सर्विलेंस की शिकायत की, किसी ने और शिकायत की। शिकायत की नोयत बहुत ज़्यादा है, तो लगता यही है कि ये जो दराड़ है ना, ये जो गठजोड़ था, उसमें एक ऐसी दराड़ है जो अभी जल्दी से भरी नहीं जा सकेगी। इमरान खान का बेशुमार मुकदमात जो है उसका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने जब आएंगे तो वहाँ पर भी इस दराड़ का एक असर होगा। दराड़ का असर इसलिए होगा कि बुनियादी तौर पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, सब का घूम फिर के एक पॉलिटिकल एंगल है, सियासी मुकदमात हैं ये। जैसे नवाज़ शरीफ को सज़ा तो उन्होंने पनामा में दे के बंद कर दिया था, और मरियम को भी। बुनियादी मुकदमा ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट था जिसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की जुडिशरी, साकिब निसार, फैज़ और जनरल बाजवा, वो एक रुख पे खड़े थे, और फ़ैसला ये था कि नवाज़ शरीफ को अंदर डालना जेल में, और इमरान खान की क़यादत में एक नया पाकिस्तान बनाना, एक हाइब्रिड रजीम जिसका चेहरा इमरान खान का होगा और पीछे इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को चलाएगी। ये उस वक्त का ब्रॉडर जो डिज़ाइन था ना, ग्रेट गेम जो थी, वो ये ग्रेट गेम थी। लेकिन अब ये ग्रेट गेम के अंदर वो जो ट्रायंगल थी, ये जो त्रिकोण थी इक़्तिदार की, उस इक़्तिदार की त्रिकोण में से जजेस वाला हिस्सा जो है वो परे खिसक रहा है, और बड़ी तेज़ी से परे खिसक रहा है। यहाँ मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उस मसाइल की रिफ्लेक्शन हमें आज नज़र आती है। केस था इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड, जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़कर पाकिस्तान के हवाले किया, और उस वक्त की PTI की हुकूमत ने वो पैसा मलिक रियाज को, जिससे ये पैसा पकड़ा गया था, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थी, NCA ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की, और पाकिस्तान को पैसा वापस किया। इमरान खान की हुकूमत में कुछ करैक्टर्स थे, उनका बड़ा मुतनाज़ा किरदार था। उसमें थे एक शहजाद अकबर, एसेट रिकवरी यूनिट, इमरान खान उसको हेड कर रहे थे, और एक का नाम है फरा गोगी, जो इनकी अहलिया के सबब इनके बहुत करीब थी, और ये लोग बराह रास्त बेनिफिशरी के तौर पर सामने नज़र आते हैं। कहीं पे शहजाद अकबर की वीडियो नज़र आती है मलिक रियाज के साथ, कहीं पता चलता है कि 150 कनाल ज़मीन है जो बनी गाला में पहले फ़रा के नाम दी गई, बाद में उस ज़मीन के ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई, और 450 कनाल ज़मीन एक और जगह पे ली गई, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट बनाया गया, अलकादिर ट्रस्ट, और वहाँ अलकादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई, जिसके चेयरमैन ख़ुद इमरान खान है, और उनकी अहलिया बुशरा बीबी उसकी ट्रस्टी हैं। इसके इब्तदाई तौर पर जो 2 ट्रस्टीज़ थे, उसमें बाबर अवान और एक इनके दोस्त थे, वो बड़े करीबी, वो भी उसके रुकन थे। चारों अरकान थे, लेकिन बाद में सिर्फ बुशरा बीबी रह गई, और फरा खान है इसके अंदर इजाफा जो हुआ, और ख़ुद इमरान खान उसके चेयरमैन हैं। इस ट्रस्ट के साथ करप्शन इमरान खान के ऊपर मैंने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खाते में जाता है। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं एज ए जर्नलिस्ट राय दे रहा हूँ। और 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तानी रियासत को और पाकिस्तान के ख़जाने में आना था, वो दे दिया रियाज मलिक को कि जाके सुप्रीम कोर्ट में 460 अरब का जुर्माना है, इसके एवज़ जमा करा दो, और 450 कनाल 458 कनाल ज़मीन ले ली, और उसके ऊपर एक ट्रस्ट कायम कर दिया। सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यूरोप में ले जाएं, जिसकी मिसालें दी जाती हैं, बरतानिया में ले जाएं, अमेरिका में ले जाएं, सब जगहों पे उसकी मिसाल ऐसे ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके, हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर उनकी ज़मानत मंजूर कर ली, और दुरुस्त मंजूर की है। ये मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने ज़्यादती की है, केस अभी चलेगा तो इसका फ़ैसला होगा, लेकिन ये मामला इस वक्त जजेस और जनरल्स वाला ये खुल के सामने आएगा। कल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के हवाले से केस लगा हुआ है, और इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए कल पेशी का हुक्म है।
और अभी सूरत हाल यह है कि अडियाला के अंदर उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट है, वहाँ मुलाकातों पे पाबंदी है, वीडियो पे भी, अभी इंटरनेट पे भी पाबंदी है। कल सुबह क्या होगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि कल इमरान खान की यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम का केस। कल इमरान खान की लाइव सवाल जवाब की जो पेशी है वो होगी या नहीं होगी। किसी ज़माने में नवाज़ शरीफ के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई थी कि उसका चेहरा टीवी से हटा दिया गया था। आजकल वो पाबंदी इमरान खान के ऊपर है। हम तो इन प्रोग्रामों में, मैं तो इमरान खान का नाम ले रहा हूँ, नहीं तो बानी पीटीआई करके ख़बर चलाई जाती है। और ये काम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ खुद पीटीआई के दौर में ईजाद किया गया था और अब उसी का इतलाक़ खुद इमरान खान के ऊपर हो रहा है। ये पाकिस्तान को चलाने का दुरुस्त रास्ता बहरहाल नहीं है, ये गलत रास्ता है। दुरुस्त रास्ता वही है जिसका इतलाक़ कानून की रोशनी में और आइन की रोशनी में किया जा सके। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं उनसे इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फैसल वाडा साहब, सीनियर सियासतदान हैं, तलाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा हैं PMLN से, और सलमान अकरम राजा साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। वाडा साहब, आज आपने एक दफ़ा फिर जजों के ऊपर धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे लगता है कि ये एक टारगेटेड एजेंडा है जिसको परसू कर रहे हैं आप भी, हुकूमत वक्त भी, और कभी बाबर सत्तार साहब को, जैसे बाबर सत्तार को टारगेट किया जाता है, कभी 6 जजों को किया जाता है। मकसद कुछ और है इसका। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए मलिक साहब, ये तो क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे काबिल इज़्ज़त और बड़े क्रेडिबल एंकर हैं, लेकिन सर देखें, मसला ये है कि जब आप पाकिस्तान में कोई जायज़ सवाल करें ना, तो लोग उसके पीछे कंट्रोवर्सी ढूंढते हैं। मैं इसका हदफ बन चुका हूँ। तो जिस कर्ब से, जिस तकलीफ़ से मैं गुजरा हूँ, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी और फिर उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने तो सिर्फ बहुत सिंपल चीज़ मांगी है। मैंने 15 दिन पहले ख़त लिखा था 19(1) के तहत। मैंने बताया कि जी अगर आपने, उसका जवाब भी उन्होंने दिया, प्रेस रिलीज़ पहले उन्होंने की आई छुट्टी वाले दिन, और उन्होंने कहा कि जी प्रायर टू एलिवेशन जज साहब की जो थी, यानी कि जज बनने से पहले उन्होंने रिपोर्टेड का लफ्ज़ यूज़ हुआ। तो पाकिस्तान, दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ होती है उसकी कमरा नंबर 2 फाइल नंबर 305 कहीं रिकॉर्ड होगा उसका। मैंने सिर्फ ये मांगा कि वो जो आपने बात की वो हवा में तो बात नहीं हो सकती। नंबर 1, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। नंबर 2 ये है कि देखिए मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन को रोकने के लिए नोटिस किया, बहुत अच्छी बात है, कंडेम करते हैं। लेकिन सर जब हमारी वालदा जब दुनिया में नहीं रही, उनके ऊपर जब ट्रोलिंग हुई, आम आदमी के लिए ट्रोलिंग हो रही थी, उस वक्त भी आप नोटिस ले लेते। आप पाकिस्तान से ऊपर नहीं है ना, आपको सबको बराबर लेके चलना है। आपके लिए जो हराम है वो मेरे लिए भी हराम है, जो मेरे लिए हलाल है वो आपके लिए हलाल है। आप कहते हैं ड्यूल नेशनल सियासत नहीं कर सकते, ड्यूल नेशनल मॉरली फिर जजेस को भी नहीं होना चाहिए। बहुत सीधी सीधी बात है ना। उसके बाद आपने भुट्टो साहब को फांसी दी, अदालती फांसी दी। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। आपने 46 साल के बाद सिंबॉलिक सज़ा क्या दी? आपने ज़रदारी साहब को 14 साल जेल रखा। आपने 14 साल के बाद क्या सज़ा दी? आपने नवाज़ शरीफ को ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी ईजाद करके उनको नाअहल कर दिया, उस पर सज़ा क्या दी? आपने इमरान खान की चलती हुई हुकूमत छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोल के पाबंद की गई, प्रिजन वैन्स आई। हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस साहब थे अथर मिनल्ला, बड़े तारीखी और बड़े तारीखी फैसले करने वाले जज हैं, वो वहाँ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी थी, ठीक है, नहीं मैं तो उनके दफ्तर खोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपने नस्ला टावर गिरा दिया, सस्ती रोटी हुई पंजाब में, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया। कल इलेक्ट्रिक बाइक्स का आया कि जी इलेक्ट्रिक बाइक पंजाब हुकूमत दे रही है, आप कह रहे हैं कोर्ट के अंदर के वन व्हीलिंग होगी और वो खातूनों को छेड़ेंगे। इफ यू नो एवरीथिंग देन यू टेक द चार्ज। नस्ला उसके अंदर रेकॉर्ड के अंदर अरबों डॉलर आपने गिरा, अरबों डॉलर नुकसान कर दिया। स्टील मिल, ठीक है, स्टे ऑर्डर 2700 अरब आपने लेने हैं। ये वो एरिया है जजेस को नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बट जा रहे हैं ना, तो उसको 141 पे हैं आप सर, हमने रिवर्स गे लगाना, मतलब 300-400 पे आप पहुंचेंगे। अच्छा, नंबर 2, आपने कहा इंटेलिजेंस इदारे हमारी मुदाखलत करें। 1 साल बाद आपको क्यों याद है, छोड़ दें इसको। परसों आपने खत लिख दिया, मेरा 15 दिन से जवाब नहीं दे रहे, परसों आप खत लिख रहे हैं कि फिर मुदाखलत हुई। आप ज़बानी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, सबूत जो हमसे तराजू में मांगा जाता है ना, सबूत। हमारे सबूतों को भी कहा गया, मैं सिटीजन था, एक्वायर नहीं की थी, लफ्ज़ था एक्वायर, मैंने एक्वायर नहीं की, मैंने किसी का ओथ नहीं लिया, लेकिन नादरा के डॉक्यूमेंट्स भी थे। 2 दफ़ा सजा दी गई मुझे, ट्रायल की भी इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि अथर मिल्ला साहब बहुत बेबाक, बहुत ज़बरदस्त सख्त जज हैं। तो एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, वो इतनी बड़ी चीज़ तो मिसलीड नहीं हो सकते ना, छोड़ दें, रिकॉर्ड होगा, और अगर रिकॉर्ड है तो ख़त्म करें इस कंट्रोवर्सी को, नहीं है तो फिर तो ट्रबल है दोनों के लिए। आज आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक दफ़ा आप नवाज शरीफ को डिफेंड करते करते इन जजों के हाथों सज़ा भी पा चुके हैं। काफ़ी जालिमाना फेल था,
मेरे ख्याल में हाथ हौला रखना चाहिए, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर वो इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप भुगत चुके हैं। आज आपने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मेरा तो एक ही गुजारिश है, ये जो ख़त वाला मामला है ये अब पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस है। मैं भी एक सियासी आदमी हूँ, जब मैं अपने इलाका जड़ावाला में लोगों के पास गमी खुशी पे जाता हूँ, डिस्कशंस होती हैं। किसी का कोई कत्ल का मुकदमा है, उसे 10 साल हो गए, किसी का ज़मीन का मुकदमा है, उसे 25 साल हो गए, किसी का वहाँ मेरा मतलब कब्ज़ा हुआ है, वो वागज़ार नहीं हो रहा स्टे की वजह से। लोग हमसे पूछते हैं कि हम किसको ख़त लिखें, यानी हम किससे इंसाफ मांगें। और आपको पता है कि अगर कोई ऐसा बंदा ख़त लिख जाए तो उसे तौहीन अदालत का नोटिस आ जाता है, आप डायरेक्ट ख़त भी नहीं लिख सकते। मामला ये है कि उसके बाद एक ख़त लिखा गया जो कि ज़िले अदलिया इधर इस्लामाबाद में नीचे सिविल और सेशन जज साहिबान की तरफ से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसमें देखिए ज़्यादातर लोग कनेक्टेड तो हैं वहाँ सिविल अदालतों से, सेशन की अदालतों से। वो कह रहे हैं जज साहिबान के प्रमोशंस ठीक नहीं हो रही, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बाइस्ड हैं, जानबूझ के जज लगाए जाते हैं, उनसे फ़ैसले करवाए जाते हैं, ख़ास किस्म के वकला हैं जिनको रख कर ये चीज़ें की जाती हैं। मुझे ये बताइए, मेरा तो सबसे पहले तो वो ख़त टेकअप होना चाहिए जहाँ आम आदमी के केसेस लगे हुए हैं। और दूसरी देखिए ना, मामला ये तो यहाँ पर तो बहुत कम केस आते हैं हाई कोर्ट में। और दूसरी बात मेरी एक बड़ा सादा, देखिए ख़त लिखूँ तो मैं लिखूँ, आप लिखें, बेबस आदमी लिखे, लेकिन जो जिसके पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को घंटों में ताहयात नाहिल कर सकता है, बड़ी पावरफुल, वो किसी को नोटिस क्यों नहीं कर सकता? भाई किसी ने अगर जुर्रत की है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो आप बरी अदालत में उसको कटहरे में ले आए। वैसे जज लाए बरी अदालत वाला ही काम था। उन्होंने जजों ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा, जस्टिस आमिर फारूक ने उस पर एक्ट नहीं किया, वो बैठे रहे 1 साल, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वो खत लिखा। गुजारिश सुना, अपनी अदालत में उन्हें बुला लेना जी, उनके पास अख्तियार है। और मुझे एक मेरा सवाल है, अगर आप कहते हैं जी आप पे 1 साल से 2 साल से दबाव है, इसका मतलब आपने जो फैसले किए हैं कोई पता नहीं किसी के दबाव में किए। देखिए जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, आप उनका केस अच्छे से वाकिफ़ हैं। जनरल फैज़ के ऊपर उन्होंने बड़ा खुल के बयान दिया था कि वो उन्होंने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं करनी, सज़ा देनी है नवाज़ को और इसको मरियम को अंदर करना है। आप उस केस के लिए पब्लिकली आवाज़ उठाते रहे और सही आवाज़ उठाते रहे। अभी वही शिकायत दूसरे जज कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है ना, मैं तो सीधा बात कर रहा हूँ कि जो जज साहब ये समझते हैं कि प्रेशराइज किया जा रहा है, क्या जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी अपनी अदालत में जनरल फैज़ को बुला सके? वो तो जजी से गए, अपनी छुट्टी हो गई, एक वो तो 10 साल बाद वो उसका फैसला देखिए होगी ना, लेकिन कोशिश तो करें ना। यानी आप इनका मतलब है कि नौकरी बचानी पहली, प्रेशर बेशक आता रहे, फिर इसका मतलब है कि ये प्रेशर अपनी नौकरी बचाने के लिए लेते रहे? नहीं, पूरा पाकिस्तान इनके पीछे खड़ा होगा, हम खड़े होंगे। लेकिन नहीं मलिक साहब मेरी बात सुने, एक जैसा तराजू तोल देना। तलाल को अगर सजा हो सकती तो इन्हें अदालत में, तो इमरान खान को क्यों नहीं हो सकती? मेरी माफी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं नून लीग से, नवाज शरीफ से था, उनकी माफी है। उस वक्त का गठजोड़ ये था कि तलाल चौधरी और दानियाल इन सारों को रगड़ना है। अगली बात नून लीग को रगड़ना था। नहीं, अगली बात आप जरा देखें, जमानतों के फैसले पढ़ लें। सिर्फ खान साहब को जिस तरह रिलीफ मिलता है, मुझे बताएं कौन सा मुल्जम पाकिस्तान में ऐसा है जो रात 9 बजे जाए और कई दर्जन मुकदमों में जमानत ले ले? हम सुबह 7:30 जाते थे, 7:45 होते थे तो हमें बाहर निकाल देते थे। मुझे ये बताएं, आप किसी अदालत में जाएं ना, आपकी इस तरह कोई आवाज़ हल्की सी आ जाए तो जज साहब आपको कहते हैं मैं बाहर निकाल दूंगा। यहां पर एहतसाब अदालत में पेश हुए खान साहब, उसके दरो दीवार उखाड़ के रख दिए, किसी ने पूछा? ये भी छोड़े, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया, इस्लामाबाद आधे को आग लगाई, तो इन्हें अदालत का नोटिस हुआ। यार ये तो ना कर, एक जैसा तराजू पकड़ लें, अगर हम सारे अच्छे नहीं हैं हमें निकाल दें, लेकिन एक जैसा। सलमान नकम राजा साहब से पूछते, राजा साहब आज पीटीआई की तरफ से भी आवाज़ आई, लेकिन आपकी आवाज़ थी जस्टिस बाबर सत्तार के हक़ में, आपकी जमात की, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस आमिर फारूक के ख़िलाफ़, और आपकी आवाज़ थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़। तो क्या सियासी जमातों ने अपनी अपनी पसंद के जज के लिए आवाज़ उठानी है और जो जज पसंद नहीं है उसको टारगेट करना है? ये मर्जी और मंशा है या क्या है, ये सियासत क्या है? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखें, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि सियासत हावी हो रही है,
जो बयानिया मेरे दोनों दोस्तों ने पेश किया उस पर अगर आप गौर करें, ये क्या बयानिया है? पूरे अदालती निज़ाम पे आपने कहा कि ये तो निज़ाम ही सब गलत है, किसी आज के जज की नहीं। आप पीछे चले गए, आपने कहा माजी में ये होता रहा, स्टील मिल में ये हुआ, भुट्टो केस में ये हुआ, फलां में ये हुआ, हम तो 141वें नंबर पे हैं। इन तमाम चीज़ों का जो ताल्लुक़ है, जो असल मंबा है बुराई का, उसकी तरफ तो बात करने की शायद हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए असल मंबा क्या है, वजह क्या है हमारे अदालती निज़ाम की बदहाली की? एक तो ये है कि दुनिया में लोग नंबर दिया करते हैं कि 1 लाख की आबादी पर कितने जज मुकर्रर हैं। पाकिस्तान का नंबर सबसे नीचे कहीं आता है कि हम खर्चने को ही नहीं तैयार अपने लॉ एंड ऑर्डर जस्टिस के निज़ाम पर। फिर आपकी तालीम का निज़ाम क्या है जहाँ से लोग जज भर्ती होते हैं, फिर उससे बढ़कर उनके ऊपर क्या दबाव होता है, क्या उनको तरगीब दी जाती है, कहाँ उनको धमकी मिलती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर आपके अदालती निज़ाम को बनाती हैं जो वो है आज। और उसमें यकीनन रूह को कुचल दिया जाता है इंसाफ के हुसूल में। साल लगते हैं दीवानी मुकदमात में भी और अब तो फौजदारी मुकदमात में भी। तो इस बारे में तो कोई कलाम नहीं कि हमारा अदालती निज़ाम जो है हमारी रियासत की जो तरजीहात हैं उनमें बहुत नीचे है। कसूरवार जज नहीं है, कसूरवार रियासत है, हम सब हैं। आप देखिए कि हम क्या ख़र्च करते हैं, हमारा तालीमी निज़ाम क्या है, हमारे लॉ कॉलेजेस का निज़ाम क्या है, और उसके बाद आप जज भर्ती कितने करते हैं और फिर उनको किस दबाव में रखते हैं। तो एक तो ये बात है। ये बयानिया तो हम सब कर सकते हैं, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है जो आज हो रहा है उससे। आज ये हो रहा है मेरी नज़र में कि एक तवानाई पैदा हुई है हमारी अदलिया में बहुत अरसे के बाद, और अदलिया ने किसी हद तक ये फ़ैसला किया है कि हम पे जो दबाव डाला जाता है, ये सिर्फ 6 जज साहिबान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं हैं, तमाम हाई कोर्ट्स ने जो मरासले भेजे हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसमें ये कह दिया है कि अदलिया पर बदस्तूर एक दबाव की कैफियत रहती है, और वो कल भी थी और वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है वो कैफियत, और अदलिया को एक तरह से एक धमकी के तहत रखा जाता है। अब इसका क्या इलाज है? हर जज फ़र्दन खड़ा होकर नोटिस देना शुरू कर दे। देखिए तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अगर आप किसी जज से ये कहें कि आओ साबित करो कि तुम्हें फ़ोन आया था या तुम्हारे चेंबर में आके किसी ने तुम्हें धमकी दी थी, वो कैसे साबित कर सकते हैं? हम जानते हैं धमकियाँ कैसे दी जाती हैं, क्या किया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको साबित करना नामुमकिन है, लेकिन ये हकीकत हैं और ये मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। तो जब जज ये कहते हैं मिलकर एक बड़ी तादाद में कि हमारे निज़ाम को हमें आज़ाद कराने की ज़रूरत है दबाव से, धमकी से, और जो इदारे हैं जिनकी तरफ इशारा किया जाता है, तो एक मकालमे की ज़रूरत है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसलिए उन्होंने ख़त लिखा कि वो सबसे बड़ा हमारा इदारा है अदालती निज़ाम में, कि वो एक लाए अमल वज़ा करे, और उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनका लेकिन जो असल सवाल है वो अभी बरकरार है। इस्तेमाल करें। सवाल यह है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को और काजी फ़ायज़ को आप निशाना बना लें और बाकियों को नून लीग वाले और बाकी इनके इत्तेहादी निशाना बना लें, तो फिर तो हम एक ऐसी देखिए ना दलील होनी चाहिए ना जुडिशरी को जिसका एंड रिजल्ट ही कोई नहीं। फैसला मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए पाकिस्तान के अवाम को ये फ़ैसला करना है कि कौन बेवजह नाहक तनकीद कर रहा है और किसकी तनकीद किसी ठोस बुनियाद पर कायम है। आप उसको अपने ज़ाविये से देख सकते हैं, मैं अपने ज़ाविये से देख सकता हूँ, लेकिन ये बहस बिल्कुल एक जायज़ बहस है। मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें सबको ये हक़ हासिल है कि हम अदलिया से गैर जानिबदारी मांगें, हम अदलिया से तवानाई और मुदाफ़ियत मांगें जबर के खिलाफ। और ये मुझे कि आपके बकौल काजी फ़ायज़ और आमिर फ़ारूक को निशाना बनाने की वजूहात क्या हैं, आप बता सकते हैं? देखिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन चीदा बातें तो हमारे सामने हैं ना, जिस तरह बल्ले का निशान छीना गया। देखिए आप आम तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दायर करते हैं तो बड़ी गनीमत की बात होती है कि वो 2 हफ्तों में लग जाए। आप 6 बजे दायर शुदा एक अपील को अगले दिन 9 बजे लेकर उसका 20 घंटों में फ़ैसला कर देते हैं, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद था। आम हालात में इस अपील को 2-3 हफ्ते लगना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जब आप अपील का फ़ैसला करते हैं तो उसमें जो दलाइल दिए जाते हैं और जिस किस्म का एक रवैया अपनाया जाता है, उससे एक तशवीश पैदा हुई। ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिस पर तशवीश का होना बनता है। बाकी मैं अब डिटेल में नहीं इस प्रोग्राम में जा सकता कि क्या बातें हुई। मरासले लिख दिए गए हैं इस हवाले से। इमरान खान साहब के खतूत भी हैं जो उन्होंने बराह रास्त लिखे हैं।
चीफ जस्टिस साहिबान को, वो आप हासिल कर लीजिए। उनमें बहुत लंबी एक डिटेल दी गई है कि जब बेल के लिए दरखास्तें दी गई या जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ दरखास्तें दी गई तो उनको कैसे देखा गया। 3-4 माह वो दरखास्त सुनी नहीं गई, ब्रेक करीब आ गई है मेरे पास आ गई राजा साहब, बहुत सी बात। लेकिन काजी फायजी साहब की अदालत के वो जिस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, जिसमें सुबह लगा हुआ है, उसी के हुक्म के तहत सुबह उनको वीडियो लिंक पे पेशी है। तो इस अदालत का भी सुबह इम्तहान होगा। और जस्टिस आमिर फारूक जिस बेंच की आज सरबराही कर रहे थे, उसी के हुक्म के नीचे 190 मिलियन पाउंड में जमानत का हुक्म हुआ है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी के ऊपर मजीद सवाल जवाब करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वाडा साहब, इमरान खान का जो आज का फैसला है 190 मिलियन पाउंड वाले केस में, अलकादर वाले केस में, इद्दत वाला मामला भी उनका चल रहा है और बहुत बेहुदा केस है। आई विश कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, उस केस को आगे ना किया जाए। आप भी घटिया कह रहे हैं, मैं उसको कहता हूँ कि इससे ज़्यादा बेहुदा केस नहीं हो सकता। तो इमरान खान की ज़मानत होगी, बाहर निकलेंगे। देखिए ये तो जेल भी वो लोग ही देते हैं, अदालत में जो बैठे हैं मैं बेल भी वही लोग देते हैं। उनकी मर्जी से बंदा कब वो वापस आ जेल दे सके। देते हैं, कब वो बेल दे देते हैं, किसी का कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप मुझसे कानूनी और दुनियावी तौर पर पूछेंगे तो मुझे अभी निकलते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको नहीं नजर? मुझे नजर नहीं आ रहा। क्यों? ठीक है, बिकॉज केसेस का फैसला इतनी तेजी से हो भी नहीं सकता ना। अभी चलें, वो तो जो इद्दत का केस है वो तो 3rd क्लास में घटिया केस है। ठीक है, प्रॉब्लम मैं वही कर रहा हूँ मलिक साहब, जो आप और मैं या सलमान अकरम साहब जो बात करना चाह रहे हैं ना, वो समझ नहीं रहे आप। हमारा ब्रॉडर इशू ये है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट निकाह में भी आ गई है। मतलब एक आदमी औरत का निकाह नहीं है, वो पब्लिकली आए कहते हैं निकाह है, उसको भी कवर दिया इस्लाम ने। लेकिन यहाँ निकाह है, एक पुराना शौहर जो फैसले लेता रहा, बेशरम आदमी जो फ़ायदे लेता रहा, उसकी गवाही पे आपने उड़ा दिया। फिर आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल गरीबों को देने की बात की तो आपने कहा वन व्हीलिंग करेंगे, और आपने कहा कि जी ये शरारतें करेंगे ख़वातीन के साथ। भाई आप पे हो हमारे, हुआ यू इफ़ यू नो एवरीथिंग देन यू टेक द चार्ज। हुआ यू कल आप कहेंगे जी जीन्स ना पहने क्योंकि इसमें सर्फ ज़ाया होता है और इसमें सर्फ ज़्यादा लगता है और ये इसमें बिजली खर्च होती है, तो हम क्या जीन्स उतार के खड़े हो जाएंगे? तो क्या लॉजिक है कि वन भी सस्ती रोटी है, स्टे ऑर्डर है उसके ऊपर। मतलब महंगी हो रही थी, कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर है। गरीब एक रोटी का 2 रोटी का, वो कल रेप हुआ है बच्ची का, आपने सुना है अदालतें खुलते हुए? आपने सुना है कि सुबह के वक्त सारा मेला लगा हुआ उस बच्ची के लिए? परसों पंजाब में एक बच्ची की डेथ हो गई है रेप के बाद, उसको टांग दिया है। वडेरों ने वीडियोज हैं, फड़क दिया है रेप के बाद, चेक कर रहे हैं, जानवर की तरह मार दी है लड़की। जजों की बीवियों ने तशद्दुद किया है, बच्चियों के हाथ पैर तोड़ दिए हैं। कुछ भूलने वाला नहीं है इस मुल्क के अंदर। सवाल करते हैं तो आप कहते हैं कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन है? हम जजों से नहीं पूछे। पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, कोई किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है हमने मलिक साहब। अब बात वही होगी जो आपके लिए होगी, वो मेरे लिए होगी, वो तलाल के लिए होगी। नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, एज सिंपल एज दैट। और आप इल्जाम लगाएंगे तो आप सबूत देंगे। हमें हमारे शवाहिद को भी उठा के फेंक दिया गया था। ठीक है, हम बहुत मार खाए हुए लोग हैं। ठीक है सर, और अब हम अल्लाह की मेहरबानी से हम लेजिस्लेटर्स हैं, हम कानून बनाएंगे, हम तशरीह करेंगे, हम उसको इंप्लीमेंट कराएंगे, कोई और नहीं बताएगा हमें। नंबर 1, अब आपने काजी फायजी साहब ने नाअहली नवाज शरीफ साहब की थी, क्योंकि असम्बलियों से कानून आया था, नाअहली का टाइम गुजर भी गया, फिर भी नाअहली ख़त्म हो गई क्योंकि कानून बना दिया। कानून ये हमारी कमज़ोरी है। तलाल के ऊपर कोई काम मसला आता है तो हम कहेंगे तलाल नून लीग का है इसलिए इसको जाने दो। अब नहीं होगा, अब तलाल के साथ कुछ होगा, मुखालिफ भी मेरे साथ सियासत में होगा, मैं खड़ा हूँगा। इसका पीटीआई के साथ होगा, मैं खड़ा हूँगा। एमके के साथ होगा, मैं खड़ा हूँगा। बिलावल साहब के साथ खड़ा होगा, पीपल्स पार्टी के साथ होगा, मैं खड़ा हूँगा। अब पेटी बंद भाइयों की बात आ गई है ना सर। हम गैंगस्टर नहीं हैं, हम गैंग करके नहीं चल रहे। हम सिर्फ खड़े हैं कि आज अगर हमारा अदालती निज़ाम से तकिया ख़त्म हो गया, हमारे बच्चे इस मुल्क में नहीं रहेंगे। तलाल साहब, ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर सवाल उठ रहा है। ड्यूल नेशनलिटी पाबंदी नहीं है अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। आप लगाना चाहें तो पार्लियामेंट से लगा दें, मैं इसको सपोर्ट करूंगा अगर हो तो, लेकिन है नहीं है, इसलिए उसको टारगेट इस बुनियाद पर अगर कराए कोई बाबर सत्तार को, तो मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता। पाबंदी लगाएं कानून के अंदर, फिर वो अगर छुपाए कोई फिर उसको सजा दें। चले, मैं समझता हूँ कि इस पर मैं बहस नहीं करता। जो जजेस की अपॉइंटमेंट है मलिक साहब, यहाँ पर जो बार्स के इलेक्शन होते हैं इसलिए ग्रुप्स उसमें जीतना चाहते हैं कि कल उनकी चैम्बर का आदमी फिर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। क्या ग्रुपिंग नहीं है? क्या जज चैम्बरों से नहीं आते सिर्फ इसलिए कि अब फलां है तो अब फलां ही आएगा?
तरीकाकार की इस्लाह करें। मैं देख आप लोगों के पास इख्तियार, मैं तो उसकी मान रहा हूं ना जी। हमें तो बना दिया है, पार्लियामेंट तो है ही नहीं, वो बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, यानी उसकी तो वक़्त ही नहीं समझते वो। उसने अभी कानून बनाया नहीं, स्टे दे दिया। वजीर आजम घंटों में ताहयात नाअहल है, जब दिल कर रहा है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसकी आप पोस्टिंग नहीं कर सकते। मैं सर गुजारिश ये है मेरी कि आप ये जो मामले हैं कि भी अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, वो उस पे तो बहस हो सकती है ना। देखिए इफ्तिखार चौधरी के दबाव के नीचे 19वीं तरमीम कैसे हुई? इफ्तिखार चौधरी के दबाव के नीचे आप लोगों ने वो तरमीम की थी। अगर आप वहां खड़े हो जाते तो कोई दुनिया की ताकत नहीं थी कि आप कहते पार्लियामान का इख्तियार उठा के सुप्रीम कोर्ट को दे दें। मैं तो तस्लीम कर रहा हूं कि बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दी है। अब ठीक कर ले। मैं एक मिनट होना चाहिए, लेकिन देखिए गुजारिश ये है कि चलें, ये तो बात हो रही है कि जज साहिबान ने खत लिखा, जो नीचे जुडिशरी है, सिविल और सेशन जज, उस पे तो कोई दबाव नहीं है ना जी, ठीक है ना जी। उसको ठीक क्यों नहीं करते? आम आदमी तो कनेक्टेड ही उधर है, उसमें तो कोई दबाव नहीं भी, उसको वो काम तो करे ना। मुझे एक दिन सबसे ज्यादा करप्शन लोअर जुडिशरी में सर, मैं बंदे रुल जाते हैं, मर जाते हैं, इंसाफ नहीं होता। मैं एक दिन देखना चाहता हूं कि पूरी फुल बेंच या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठी है और फिगर सामने आ रहे हैं कि ये जनाब हमने ये चीजें ठीक कर दी, जो वसाइल कहेंगे देंगे, मगर आप अपना पहले जजा सजा का निजाम ठीक कर ले, फिर दूसरों को। राजा साहब से राजा साहब इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट, लोअर जुडिशरी का भी तो खत चला है, उनके साथ क्या हो रहा है, उसकी सुनवाई कौन करेगा? वो भी अंडर थ्रेट है। राजा साहब ये जो कौन काम करवा रहा है, कौन के हवाले से शिकायत हैं, ये जायज़ शिकायत हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शायद करप्शन के जो बहुत बड़े घर हैं ना, उसमें से एक हमारी लोअर जुडिशरी है। उसकी इस्लाह के लिए इफ्तिखार चौधरी के पास मौका था, गवा दिया। साकिब निसार के पास मौका था, गवा दिया। पीटीआई के दौर में बंदयाल साहब के पास मौका था, गवा दिया। अभी भी मौका है, लेकिन नीयत हमारी ये नहीं है। अभी तो हम पॉइंट स्कोरिंग के लिए मैच खेल रहे हैं, अभी भी नीयत इस्लाह की नहीं है। जी बिल्कुल, लोअर जुडिशरी के हवाले से जो हालात हैं वो किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हैं, और इसका ताल्लुक एक सतह पे तो पूरे माशरे के साथ है। माशरे में जब एक बदउनवानी, करप्शन का एक नासूर फैला हो तो लोअर जुडिशरी या कोई भी जुडिशरी की सतह जो है किसी ना किसी हद तक उससे असर लेती है। लेकिन दो तरह की करप्शंस हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल करप्शन है कि जहनी तौर पे आप दबाव में आकर मखसूस नौइयत के फ़ैसले करें, और दूसरी फाइनेंशियल है कि आप रिश्वत लेकर फ़ैसले करें। एक तीसरी किस्म भी है कि माशरती दबाव बाज़ मुकदमात में आ जाता है, वहाँ दबाव के तहत होते हैं फ़ैसले। तो ये सब कुछ है। इसके लिए जो सद्देबाब है वो अदलिया ख़ुद अकेले नहीं कर सकती, इसको पूरे माशरे को देखना होगा और पार्लियामान को देखना होगा। आपको निज़ाम भी वज़ा करने होंगे, लेकिन साथ साथ आपको माशरे की जो एक तश्कील नौ है वो भी करनी होगी। देखें, जुडिशरी और माशरा इकट्ठे चलते हैं। जुडिशरी एक हद तक माशरे की मज़र होती है। जब माशरा आपका डूबा हुआ है तो वहीं से जजों ने आना है ना, वो कहीं बाहर से तो नहीं आते। इसलिए एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए आप ठीक कह रहे हैं, हमें जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। कम से कम ताख़ीर को तो हम ख़त्म करें ना। जो भी फ़ैसला होता है वो जल्दी हो, ताकि आगे अपील में आए, हाई कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, उसकी तसीह का कोई इम्कान तो हो। लेकिन अगर 20 साल फ़ैसला ही नहीं होना तो उसकी तसीह भी 20 साल नहीं हो सकती। तो इंतहाई ये तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हद तक तो मैं बिल्कुल इत्तफाक करूँगा, और हम सब लोग किसी ना किसी सतह पे इसके डसे हुए हैं, मातूब रहे हैं। तलाल साहब भी रहे हैं, वाडा साहब भी रहे हैं, और मैं रोज़ असगर खान केस में आप वकील थे, और आपने वो केस साल हर साल की कोशिश के बाद उस केस को जीता। उसके बाद 1 इंच की उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं हुई, किसी हुकूमत ने की, पीटीआई ने भी नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, नून लीग ने भी की, अभी भी नहीं की, अभी होगी भी नहीं। कोई इम्कान नहीं है कि हो जाए। अभी जजेस वही शिकायत दोहरा रहे हैं। आईजीआई की भी शिकायत यही थी ना उस वक्त, जनरल असद दुरानी और जनरल बेग के ऊपर के पैसे बांटे गए। अभी भी मिलती जुलती पोलिटिकल इंटरफेरेंस की शिकायत होंगी, जजेस पे दबाव की शिकायत होगी। भुट्टो केस की भी यही शिकायत है, शौकत सदीकी की भी यही शिकायत है, काजी फायदी साहब के अपने मामले की यही शिकायत है। रिजल्ट नहीं निकलेगा, क्यों? वजह क्या है उसकी? नाकामी क्यों है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, असगर खान केस को हम समझते थे कि बुनियादी अहमियत का केस है। 1996 में वो दायर हुआ और हिम्मत नहीं होती थी जुडिशरी को, और ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट दायर हुआ था। 2012 में बिलाखिर जाकर उसका फ़ैसला हुआ और 10 माह उसकी हेयरिंग चली।
और हमने बात की, उसमें हिदायत दी गई कि इन अफसरान के ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई की जाए क्योंकि इनका जुर्म साबित है, एतराफ़ शुदा है। लेकिन आप ठीक कहते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, जब बावड़ा साहब हमारे दोस्त हैं या तलाल साहब कहते हैं कि जजों को ख़ुद कुछ करना चाहिए, तो जज खुद क्या करें? देखिए, एक इतना बड़ा एक अंसर है जो गैर मर्रई है बज़ाहिर, लेकिन गैर मर्रई नहीं है, एक हकीकत है वो, कि उस ताकत के साथ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भी जो हैं वो मकालमा नहीं कर सकते, वो मांद पड़ जाते हैं। और असगर खान केस का आपने ठीक हवाला दिया कि जो एक एतराफ़ शुदा बात थी, हल्फ की रूगर्दानी हुई, IJI बनाई गई, पैसे बांटे गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बात तो है। अब इस ताकत को हमने कैसे जो है किसी निज़ाम के तहत करना है, किसी राब्ते के तहत करना है, ज़ाब्ते के तहत करना है, तो वो तो हमें एक सियासी जद्दोजहद करना होगी। उसमें हम सबको इकट्ठा होना होगा और हमें कहना होगा कि इस मुल्क में जो ताकत है वो आइन की ताकत है जो सब पे बरतर है, वो जमहूरियत की ताकत है जो सब पर बरतर है। लेकिन अभी हम उस मंजिल से बहुत दूर हैं। देखिए, होता यही है, हर दौर में एक फ़रीक या कुछ फ़रीक जो हैं वो ताकत की तरफदार हो जाते हैं, दूसरा फ़रीक मातूब हो जाता है। जब उसको मौका मिलता है तो वो जाकर उसी ताकत के साथ खड़ा हो जाता है और निज़ाम आगे नहीं बढ़ता, निज़ाम अबतर ही होता चला जाता है। जो सहा तलाल साहब ने या इनकी जमात ने, वही आज दूसरी जमात सह रही है, शायद उससे बदतर सह रही है। इन सब चीज़ों के हम गवाह भी हैं, इन सब मामलात में हम शामिल भी रहे हैं। तो इसलिए हम एक भंवर में आ गए हैं, हमें इस भंवर से निकलना है। निकलेंगे हम तभी जब आप, मैं, तलाल साहब, नवाज शरीफ के साथ हुआ करें कि हमने पनामा केस के अंदर या वजारत उज़्मा उसकी छीन के, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। देखिए, इसमें तो कोई, मैं समझता हूँ कोई भी इस बात का इनकार नहीं करता कि जिस तरह उनको नाअहल करार दिया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, वो ठीक नहीं था। उसके बाद के जो मामलात हुए, जिस तरह उनको टीवी से या एयरवेव से हटाया गया, मैंने खुद पिटिशन की थी, उसमें बहुत से आपके दोस्त एंकर सहाफ़ी शामिल थे और हमने कहा था कि आइनी हक है पाकिस्तान के अवाम का भी कि अगर वो किसी लीडर की बात सुनना चाहते हैं, उसका चेहरा देखना चाहते हैं, आइन का आर्टिकल 19A है, और अगर वो बात करना चाहता है तो उसकी बात की जो तरवीज है वो एक आइनी फरीज़ा है। पैमरा या कोई और इदारा जो है उसमें रखना नहीं डाल सकता। तो मेरा मौक़िफ़ तो कल भी यही था, आज भी यही है, और मैं समझता हूँ यही सही आइनी मौक़िफ़ है। ब्रेक करीब आ गई है। ब्रेक लेने पे इस नुक्ते को और दोबारा डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वाडा साहब, कल सुबह इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट का केस नैब तरमीम वाला पेशी होगी वीडियो लिंक पे? देखिए, मेरे साहब जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस है उसके हिसाब से देखें, वो एक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड भी हैं, लिंक पे तो वो आएंगे, बट लिंक पब्लिकली टेलीकास्ट नहीं हो सकता ना। पिछला पूरा उनका कार्रवाई लाइव जा रही है वीडियो लिंक के ऊपर, तो आप ब्लॉक करेंगे कि इमरान आ गया? नहीं, मैं तो नहीं, मेरा तरजीह है आप लाइव जानी चाहिए। देखिए, ये तो मैंने आपको कहा ना सर, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे नवाज शरीफ पे पाबंदी, हमारे वहाँ इशू है। देखिए, मुझे आप बाइफरकेट करें चीज़ों को। क्या आइन और कानून में कहीं लिखा हुआ है कि शहादतें फौजी देगा और पुलिस वाला देगा? क्या आइन और कानून में कहीं लिखा हुआ है कि सैचन के अंदर वो ड्यूटी देगा, अपनी उंगलियाँ झड़वा देगा, अपना जिस्म झड़वा देगा, फिर हम उसकी तस्दील भी करेंगे, उसको तमाशे बनाएंगे? फिर आइन और कानून में ये भी लिखा हुआ है कि मैं उठ के कहूँ फलाने आदमी ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी है और मैं सबूत शवाहिद ना दे सकूँ, तो फिर अगर मैं सलमान अकरम राजा साहब का डिबेट ले लूँ कि इसको प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली वो मुजरिम है या जिन्होंने किया है, तो क्या आज जो उनको मिल रही हैं चीज़ें रिलीफ, वो एक्चुअली में वो जुर्म हुआ हुआ है लेकिन शवाहिद नहीं, इसलिए रिलीफ है? ऐसा नहीं हो सकता ना, सिलेक्टेड नहीं हो सकती चीज़ें। आपको अब जब आप मुझसे शवाहिद मांगेंगे, आपसे मांगे 25 करोड़ लोगों से मांगेंगे, आपको भी देना पड़ेगा। तलाल साहब, कल इमरान की पेशी होगी जी वीडियो लिंक पे? देखिए, एक तो जो मैंने सीनियर वकला से बात की है तो वो कहते हैं जी कि दरख्वास्त गुजार का इस तरह तो किसी को प्रिविलेज नहीं मिली। हज़ारों लाखों लोग दरख्वास्त देते हैं, उनके वकला दूसरे आते हैं या रिटर्न आर्गूमेंट्स आते हैं। यानी ये एक तो मेरा ख्याल फिर हर कोई मांगेगा। अब वहाँ पर कोई दहशतगर्द है, वो कल कोई रेड कर दिया करेगा, लाइव यहाँ पर पूरे दुनिया में बैठा होगा और वो जो मर्जी कहे। आपके ख्याल में एक दहशतगर्द को और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एक ही तरह देखना चाहिए? देखिए, गुजारिश ये है, अब इस आड़ में कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए तोशाखाना की भी माफ़ी है, मेरे लिए नहीं है। उसके लिए तौहीन अदालत की भी माफ़ी है, मेरे लिए नहीं है। उसके लिए 190 मिलियन पाउंड जो कि कागज़ों में लिखा हुआ है, जिसमें बाबा रहमते भी शामिल है, वो उसकी माफ़ी है,
हमारे और किसी के लिए नहीं। अब आप कहें जी क्योंकि वो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर है, वो हैंडसम है, तो उसके लिए और चीज़ होगी और मेरे लिए और बाटा के लिए और चीज़ होगी। राजा साहब से पूछते हैं। राजा साहब आप बताइए, मैं असूली तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर जो पाबंदियाँ लगती हैं ना आउट ऑफ फेवर होने के बाद, मैं इसका मुखालिफ हूँ। नवाज शरीफ पे भी मुखालिफ था, अभी भी मुखालिफ हूँ। आप क्या कहते हैं, क्या होगा कल तरीकाकार? कल वीडियो लिंक लाइव जाएगा या पाबंदी लगेगी? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि वो खुद बहस कर सकते हैं अपने मुकदमे में। अब वीडियो लिंक को लाइव ना करना एक मामूल से हटकर बात होगी, क्योंकि अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बेंच 1 की जो आइनी नौयत के मुकदमात हैं उनमें लाइव चलाई गई है। अब उनके लिए क्या कोई तफरीक की जाएगी, ये फिर एक ऐसी बात होगी जिस पे सवाल उठेंगे, पूछा जाएगा कि तफरीक क्यों की जा रही है। देखिए, जो बड़ा मसला है ना वो यही है कि तफरीक नहीं होनी चाहिए। किसी को बुरे तरीके से मातूब भी नहीं करना चाहिए किसी दबाव के तहत, लेकिन किसी दबाव के तहत किसी को बरी भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह हमने देखा थोक के हिसाब से एक दौर में कन्विक्शंस हुई, लोगों को मुजरिम कहा गया, अगले दौर में FIA और नैब ने आके कहा जी कोई मुकदमा ही नहीं बनता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। मकसूद चपड़ासी साहब के जो 15 अरब रुपए अकाउंट में हैं वो पता नहीं कहाँ से आए, वो होंगे जद्दी पुश्ती अमीर, हम मुकदमा चलाना ही नहीं चाहते। तो जिस तरह मुकदमे ख़त्म किए गए वो भी इतना ही काबिल तशवीश है और काबिल मजम्मत है जैसे मुकदमे कायम किए गए थे एक और दौर में और आज भी किए जा रहे हैं। आज भी जो ट्रायल होती है, जो हमने सही है जेल के अंदर 14-14 घंटे अपने पाँव पे खड़े होकर इद्दत केस में मैंने ट्रायल चलाई है। 2 दिन में जज साहब ने कहा कि मुझे हुक्म है कि इस पर मैंने फैसला देना है, और क्या हुक्म है वो जाहिर था। 1 हफ्ते में 3 कन्विक्शंस हुई, 3 मुख्तलिफ जज साहिबान ने 12-14 घंटे ट्रायल की जेल के अंदर और कन्विक्शंस थी। ये पूरा निज़ाम जो है जबर के ताबे है। अब आप कहें कि सबूत लाओ, गवाही पेश करो, उंगलियों के निशान साबित करो, तो ये नहीं हो सकता ये मामला। और कोई कह भी नहीं रहा कि हमने किसी को सजा दिलवानी है, कोई नहीं है 6 जज साहिबान में से कह रहा कि फलां शख्स को बुलाओ और उसको सजा दो। मेरे पास निकल गया, लेकिन इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। राजा हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। राजा साहब, फैसल वाडा साहब और तलाब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।